Hello students, so today we will start a new chapter and the name of the chapter is Delhi 12th to 15th century. So let's begin the chapter. Chapter 3, Delhi 12th to 15th century. Learning objectives. Through this chapter we'll be going to cover the topic of the Mamluk dynasty, the Tughlaq dynasty, the Lodi dynasty, downfall of Sultanate, the Khalji dynasty, the Sayyid dynasty, some aspects of Sultanate rule. So let's warm up. Given below is a picture of a monument. Who built this monument? So this is a picture of Qutub Minar which is built by Qutubuddin Aibak. And also it is located in Delhi. Now let's start. After defeating Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain in 1192, Muhammad Ghori became the king of Delhi region. तो जब पृथ्वीराज चौहान को हराया था बैटल ऑफ तारेन में 1192 में मोहम्मद गौरी ने, उसके बाद उन्होंने दिल्ली पर अपना कॉन्कर किया, वहां के राजा बने. He had no children of his own and he considered his Turkish slaves as one of his own. तो उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने अपने ही एक टर्किश स्लेव को जो है क्या टर्किश स्लेव उसको अपना माना, और क्योंकि उनका कोई अपना बच्चा नहीं था. उनकी डेथ के बाद उनका ही एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सुल्तान बना दिल्ली का, और उसने फाउंड करी मामलुक डायनेस्टी. Sultanate lasted rule for almost 300 years, 206 to 1526, मतलब 300 साल तक वहां उन्होंने राज करा उनकी डायनेस्टी ने. और ये जो पीरियड था उसको हम कहते हैं एज ऑफ दिल्ली सल्तनत. 5 डायनेस्टीज जिन्होंने इस पीरियड के बीच, इसी 300 साल का जो पीरियड था, इस बीच में 5 डायनेस्टीज थी जिन्होंने रूल करा. They were then conquered and overtaken by the Mughal dynasty. Fact file. The historians gather information from old documents. Historians हैं वो information किससे लेते हैं? Old documents से, जो पुराने evidence मिल गए, पुराने accounts of travelers. Existence of Sultanate period is registered mainly through accounts and chronicles of travelers and courtiers. तो कोई भी चीज exist करती थी, वो कैसी थी, तो उसके existence का पता कैसे registered होता था? वो mainly accounts और जो लोग वहां से ट्रैवल करते थे उनके पास जो डायरीज होती थी, उनके पास जो रिकॉर्ड होता था, उसके थ्रू पता लगता था. बाय अदर एविडेंस लाइक कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट है जैसे कि डॉक्यूमेंट. मामलुक डायनेस्टी जो थी 1206 टू 1290 सीई. अरेबिक लैंग्वेज में मामलुक का मतलब होता है ओन करी गई. अब मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उनकी जो टेरिटरीज थी उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया और उसके टर्किश स्लेव्स को दिया गया, जिसने उसको हु कंसिडर्ड एज, जिसको वो अपने बच्चे मानता था, बिकॉज उनका अपना कोई लीगल हायर नहीं था, अपने कोई बच्चे. दिल्ली का जो रीजन था वो आया फेल अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास. फिर उन्होंने जो डायनेस्टी फाउंड करी उसका नाम था मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन ऐबक उन्होंने रूल किया 1206 मतलब 1206 से 1210 सीई. कुतुबुद्दीन ऐबक पहले सुल्तान थे दिल्ली के, और इंडियन टेरिटरीज जो मोहम्मद गौरी ने कॉन्कर करी थी वर गिवन टू हिम टू रूल. उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक उनको रूल करने लगे क्योंकि उनको उन्होंने अपना लीगल हायर माना. He tried to set up an efficient administrative structure and shifted his capital from Lahore to Delhi. अब उन्होंने अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप किया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, और अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा लाहौर से दिल्ली. तो उनका जब रूल था उस टाइम पे उन्होंने रिपीटेड मंगोल अटैक्स को फेस किया, राजपूत्स को एंड अदर डिफीटेड किंग्स कॉन्स्टेंटली ट्राई टू रिगेन देयर इंडिपेंडेंस. क्योंकि जब जिसका राज होता है उस पर दूसरे जो ऑपोजिशन वाले होते हैं वो उस पर कोई ना कोई ऐसी कोशिश करते हैं कि वो उनको डिफीट कर सके और फिर से अपना कब्जा वापस ले सके. फैक्ट फाइल. आयरन पिलर इन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स वाज कंस्ट्रक्टेड इन एंशिएंट पीरियड में कंस्ट्रक्ट किया गया, which has not rusted in over 1600 years of its existence. तो आयरन पिलर जो था है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, वो बहुत पुराने समय में कंस्ट्रक्ट किया गया
और जिस पे अभी तक भी जंग नहीं लगी है, विच इज नॉट रस्टेड इन ओवर 1600 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। जब से वो एग्जिस्ट करते हुए 1600 साल में उसमें जंग नहीं लगी। इल्तुतमिश आए फिर 1211 to 1236 CE. Iltutmish was a great ruler. He regained control over all the territories that had slipped out of the hands of kingdoms after Qutbuddin Aibak's death. अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई, उसके बाद रूल करा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने वो सारा कंट्रोल रिगेन करा जो उनके मरने के बाद दूसरों के हाथ में चला गया था। So he saved his region from Mongolian invasions by refusing to give shelter to a Persian ruler who was pursued by a Mongolian ruler, Genghis Khan. उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने रीजन को सेव किया। कैसे, किससे बचाया? मंगोलियन इन्वेशन से। उनको रिफ्यूज कर दिया कि वो एक पर्शियन रूलर को यहाँ पर शेल्टर नहीं देगा, जो किसका था? ही वाज अ चेंगिस खान, उसका नाम था। ही एक्सपैंडेड, उसने अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड किया, डिफीटिंग एंड सीजिंग मैनी राजपूत किंगडम्स को हराया, एंड कवरिंग ईस्ट फ्रॉम बिहार से लेकर बंगाल तक उन्होंने कॉन्कर किया बाय क्रशिंग द रिवोल्ट। रजिया 1236 से 1239। अब इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर को चूज करा रजिया को अपना सक्सेसर, कि मेरे बाद मेरी डॉटर आगे सक्सेसर बनेगी। He felt that none of his sons were not capable of ruling, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मेरा जितने भी बेटे हैं वो किसी लायक नहीं है कि मैं उन्हें वो रूल करा सकूं, वो रूल कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी रजिया को चूज किया। वो रजिया बहुत ही ब्रेव, इंटेलिजेंट और जस्ट रूलर थी, वो न्याय करती थी। बट नॉबल्स कुड नॉट एक्सेप्ट हर एज अ सुल्तान, लेकिन वहां के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एज अ सुल्तान। तो बोथ द उलमा और क्लर्जी नोबिलिटी फाउंड इट ह्यूमिलिएटिंग टू वर्क एट हर कमांड। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसको ह्यूमिलिएट करने लगे। तो दे कंस्पायर्ड टू डिथ्रोन हर एंड फाइनली किल्ड हर इन 1240। तो उन्होंने उसको थ्रोन से हटाया, गद्दी से उसको हटाया और उसको मारा गया 1240। Fact 5. Why did the nobility and the ultimas consider it humiliating to be commanded by Razia? तो उन्हें ऐसा लगता था, could she have done anything to make her rule more acceptable? ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि उसका रूल करना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो what was the reason behind it? गियासुद्दीन बलबान 1265 से 1286। इन 1265 एक टर्किश स्लेव था जिनका नाम था बलबान, जो एक लीडिंग मेंबर बने नोबिलिटी के। ही टुक ओवर द सुल्तान। फिर आती है खलजी डायनेस्टी 1290 1290 से 1320 CE तक। बलबान कंसोलिडेटेड टर्किश रूल इन इंडिया, उन्होंने आगे कंटिन्यू करा। इवेंचुअली उनके जो ग्रैंडसन थे और उनका सक्सेसर थे कलकुबाद, ही वाज मर्डर्ड बाय जलालुद्दीन खलजी ने उनका मर्डर कर दिया था। who seized the throne and established the खलजी डायनेस्टी। और उसके बाद उन्होंने उसकी गद्दी पर अपना कब्जा किया और खलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश करी। फिर जलालुद्दीन खलजी, जलालुद्दीन ascended the throne when he was very old। जलालुद्दीन ने तब थ्रोन गद्दी उसको तब मिली जब वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड थे। उनका जो नेफ्यू था अलाउद्दीन खिलजी, he murdered him 1296 CE में मर्डर किया एंड बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान बन गए। उन्हीं को मार के अगले सुल्तान बने। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन एक्सपैंडेड एंड कंसोलिडेटेड खलजी डायनेस्टी को उन्होंने और आगे बढ़ाया। वो कॉन्कर करना चाहते थे वर्ल्ड एंड अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर बताना चाहते थे, या फिर हम कह सकते हैं सिकंदर सैनी। तो ही इज बेस्ट नोन फॉर किस किस चीजों के लिए वो जाने जाते थे? सबसे पहले टैकलिंग द मंगोल menace by strengthening the forts and frontier provinces under able generals, कि वो अपनी उन्हें फोर्ट्स, अपने फ्रंटियर्स, अपने प्रोविंसेस वगैरह को ज्यादा स्ट्रेंथ दिया और उसको मेंटेन किया, और ताकि उनका कंट्रोल उन्होंने बनाकर रखा। टॉकिंग taking measures to prevent rebellions and restricting the intermixing of nobles का ना मिलना जुलना, और दूसरा उन्होंने प्रिवेंट करा, उन्होंने रिबेलियंस, कोई लड़ाई झगड़े को प्रिवेंट करने की कोशिश की। कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड के मेजरमेंट के बेस पर उन्होंने रिवेन्यू कलेक्ट किया एंड अपॉइंटमेंट किसको दी? रिवेन्यू ऑफिशियल्स। फिर स्टार्टिंग एक सिस्टम शुरू किया मार्केट कंट्रोल का, एक फिक्स प्राइसेस रख के, कुछ कमोडिटीज का प्राइस उन्होंने फिक्स रखा। सेपरेट मार्केट एस्टेब्लिश करे गए मार्केट सुपरिटेंडेंट्स के अंडर, जहानाज, एंड 3 मेन मार्केट थे। एक था फूड ग्रेन्स, 1 फॉर कॉस्टली क्लोथ और 1 फॉर स्लीव्स, हॉर्सेज एंड
कैटल के लिए। तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब करी गई थी जो चीट करता था, जो लोग रूल्स को नहीं मानता था, जो चीटिंग करता था, उनके लिए अलग और बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स उन्होंने रखी थी। फिर ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत ही एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, जासूस जो होते हैं, जो जाके पता लगाते हैं कि चीज बिना किसी को पता लगती कि वो जासूस है, नॉर्मल इंसान के साथ ही रहकर चीजों का पता लगाते थे, तो उनका स्पाई सिस्टम बहुत अच्छा था। एक वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी डेथ इन 1316 सी में। जब उनकी डेथ हो गई तो एक वॉर ब्रोक आउट हुआ। 1320 सी में पावर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ गयासुद्दीन तुगलक के हाथ में चली गई, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। फैक्ट फाइल, मलिक काफूर was slave bought for 1000 dinars by अलाउद्दीन खिलजी। अब जो मलिक काफूर थे, ही was slave bought for 1000 dinars, के लिए उन्होंने खरीदा था, इससे अलाउद्दीन खिलजी से। तो therefore he was also known as हजार दिनारी भी कहते हैं उनको। He commanded खिलजी आर्मी that conquered द्वार समुद्र एंड मदुरै। फिर आई तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खान ने सक्सीड करा अपने फादर को टू द थ्रोन अंडर द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक, उनको टाइटल मिला इन 1325। We get information about his region reign from the accounts of Ziauddin Barani, इसामी एंड द मोरक्कन ट्रैवलर IBN बतूता, इनके थ्रू इनके बारे में जानने को मिला इन चीजों के। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उन्होंने बहुत सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स लिए जो कंट्रोवर्शियल बने और लार्जली रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से वो उन्होंने प्रोजेक्ट तो ले लिए लेकिन हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने की वजह से वो पॉपुलैरिटी उनकी कम हो गई और वो फेलियर को उन्हें सामना करना पड़ा। फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक ने ट्राइड किया पैसिफाई उलमास बाय अडॉप्टिंग कई पॉपुलिस्ट पॉलिसीज को उन्होंने अडॉप्ट किया, जैसे कि ही इम्पोज एक टैक्स लगाया नॉन मुस्लिम से कहते थे जजिया, उन पर उन्होंने क्या लगाया, टैक्स। ही अलाउड नोबल सन को टू सक्सीड टू हिज फादर्स पोजीशन, कि अगर नोबल सन है वो अपने फादर की पोजीशन या अपने फादर की जागीर उनको मिलेगी आफ्टर द लेटर्स डेथ। अब जो सेम किया गया सेम उनकी आर्मी में होता था, दिस प्रूव डेट्रीमेंटल टू द सल्तनत। तो फिरोज सक्सेसर जो थे वो इनकम्पिटेंट थे एंड इट वाज ड्यूरिंग रेन ऑफ नसीरुद्दीन महमूद, कि जो लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का, दैट तिमूर जो मंगोल रूलर था सेंट्रल एशिया समरकांड का, ही इन्वेडेड इंडिया इन 1398 उसने बहुत सारे टाउन्स को प्लंडर किया, सिटीज को किया। एंड तुगलक रूल कब तक चला, 14 से 14 तक, मतलब 1414 CE तक। सईद डायनेस्टी, ईयर्स आफ्टर तैमूर ने जब इंडिया छोड़ दिया था, उनके जो डिप्यूटी थे हिजर खान, उन्होंने गद्दी ले ली, कैप्चर किया और उन्होंने सईद डायनेस्टी स्टैब्लिश करी 1414 से। वो अपनी टॉलरेंस और ह्यूमिलिटी के लिए जाने गए। मुबारक शाह ने उन सक्सीडेड, अपने फादर को सक्सीड किया हिजर खान 1421 में। मुबारक शाह को सक्सीड हुआ बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह, और उसके बाद वो वीक, लेकिन वो भी वीक थे, कंपैटिबिलिटी नहीं थी, नहीं लड़ सकते थे। और अपार्ट फ्रॉम अपराइजिंग्स एंड रिवोल्ट्स के अलावा भी उन्हें डील करना पड़ता था इंटरनल रिवोल्ट्स भी बहुत थे। बाहर की स्टेट से या कंट्रीज के लोगों के साथ रिवोल्ट डिफरेंट है, उनके अपने घर में, अपने महल में ही, अपने ही राज्य के अंदर भी बहुत रिवोल्ट थे। मोहम्मद शाह सन और उनके सक्सेसर आलम शाह, वो भी इनकम्पिटेंट थे। उन्हें थ्रोन मिली 1443 में और उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिल्ली छोड़ देंगे और कहाँ सेटल होंगे, बदाऊं में। तो इट हैस्टेंड द फॉल ऑफ द सईद्स की फॉल वहीं पे स्टार्ट हुई। फिर आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी 1451 CE में बहलूल लोधी एक अफगान थे जो गवर्नर थे पंजाब के। उन्होंने ऑक्यूपाइड करी थ्रोन दिल्ली की, उन्होंने सप्रेस किए रिबेलियंस को और उन्होंने अथॉरिटी एस्टैब्लिश करी सिंध के ऊपर और मेवाड़ के ऊपर। तो बहलूल लोधी वो सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोधी, उनके आगे बेटे थे 1489 CE में। उनको कंसिडर किया जाता है सबसे ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी के, सबसे ज्यादा महान रूलर माना जाता है। ये नेक्स्ट जौनपुर एंड बिहार एंड ब्रॉट द एंटायर रीजन ऑफ गैंगटन प्लेन्स अंडर हिज कंट्रोल। तो उन्होंने ऐसे एक एक करके बहुत सारी जगहों पे कैप्चर किया और पूरे रीजन था गैंगटिक प्लेन्स का अपने कंट्रोल में लेके आए। सिकंदर लोधी को सक्सीड किया बाय हिज सन इब्राहिम लोधी ने 1517 CE।
इब्राहिम लोदी ने बहुत सारे रिबेलियंस को फेस किया, बहुत सारी लड़ाइयों को फेस किया। फाइनली आलम खान जो सुल्तान के अंकल थे और दौलत खान लोदी जो गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया, जो रूलर थे काबुल के, वो अब इंडिया को इन्वेड अब वो करें आगे। तो पहली बैटल जो पानीपत की थी उसमें लड़ाई जो 1526 में हुई, बाबर ने डिफीट किया था और इब्राहिम लोदी को मार दिया था। और ये इवेंट ने बिगनिंग करी थी मुगल रूल की बात करी थी। बताते हैं कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ सल्तनत रूल। सुल्तान सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट पर्सन थे पूरे एम्पायर में। ही हैड द हाईएस्ट अथॉरिटी बट टू रूल द किंगडम ही नीडेड द सपोर्ट ऑफ नॉबल्स। उनके पास अथॉरिटी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनको रूल करने के लिए नॉबल्स की जरूरत थी और दूसरे रिलीजियन फिगर की, जिन्हें उलेमा कहते हैं। तो ही वो दोनों थे, चीफ जस्टिस भी और कमांडर इन चीफ भी थे। ही हैड टू बी, उन्हें प्रैक्टिकल होना भी जरूरी था, वो इंटेलिजेंट भी थे, रिसोर्सफुल भी थे। उन्हें वाइस भी होना था और क्लेवर भी। वाइस भी होना सही है, और वाइज होने के साथ साथ ही शुड बी क्लेवर, ताकि वो देख सके कि दूसरा उनके साथ क्या कर रहा है। तो डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि उसमें देखना आपको है कि किसका फायदा और नुकसान हो रहा है। तो ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड के टाइम पे एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट थी अथॉरिटी की बिटवीन सुल्तान एंड द नॉबल्स और द सुल्तान एंड द उलेमा, बट लास्ट वर्ड वाज ऑफ, लेकिन लास्ट वर्ड जो जीता वाज ऑफ सुल्तान। फिर आते हैं नॉबल्स। नॉबल्स वर द हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो किंग को हेल्प करते हैं बाय एडमिनिस्ट्रिंग सर्टेन डिपार्टमेंट्स को एडमिनिस्टर करते। वो डिवाइड हुए 3 क्लासेस में, खान्स, मलिक्स एंड अमीर्स। अब खान्स जो थे वो सबसे हाईएस्ट थे। नॉबल्स और ऑफिशियल्स ने सुल्तान की मदद करी ताकि वो एम्पायर को एक जस्ट और फेयर मैनर में एडमिनिस्टर कर सके, सही डिसीजन हो सके, हर चीज का सब कुछ मैनर से, तरीके से चीजें हो सके। बट देयर वाज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट थी ऑफिशियल्स और रिलीजियस नॉबल्स के बीच में, हमेशा लड़ाई रहती थी। हु हैड मोर इन्फ्लुएंस ओवर द सुल्तान, कि किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है सुल्तान पर। उन्हें लगता था कि हमसे वो इन्फ्लुएंस है, दूसरे को लगता था हमसे इन्फ्लुएंस है, तो हम हर कोई अपना ही दबाव बनाने की कोशिश करते थे। अब लैंड को डिवाइड किया गया मिलिट्री और सिविलियन ऑफिशियल्स के बीच में। अब जो पीस ऑफ लैंड था उसको इक्ताज कहते थे, और जो होल्डिंग ऑफिशियल्स को इक्तादार कहा जाता था या मुफ्ती। तो उन्होंने वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, और उसका जो कुछ पार्ट होता था वो सुल्तान को दे दिया करते। आर्मी एंड द एम्पायर। सल्तनत आर्मी हमेशा पावरफुल रहती थी टू मेंटेन, ताकि अथॉरिटीज को मेंटेन करना ओवर टेरिटरीज। आर्मी इंक्लूड करता था उसमें इंफैंट्री और फुट सोल्जर्स थे, कैवलरी और हॉर्सबैक सोल्जर्स, एलिफेंट्स, आर्चर्स, सैपर्स, ये सब चीजें उनकी आर्मी। एडिशनल ट्रूप्स पर प्रोवाइड, इक्तादार जो लैंड का टैक्स कलेक्ट करते थे उनको ट्रूप्स दिए जाते थे एडिशनल डिमांड पर। पूरा का पूरा एम्पायर को डिवाइड किया गया सुबाज और प्रोविंसेस में। तो सुबाज जो थे वो डिसइंटीग्रेटेड थे तो शिक्स, एंड ये जो शिक्स थे वो फर्दर डिवाइड हुए पारगनास जो एक विलेजेस का ग्रुप था। इक्तादार जो थे वो पारगनास के हेड थे और कंट्रोल करते थे सारे मेजर और माइनर एक्ट्स जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के होते थे। फिर सोसाइटी एंड इकोनॉमी, मुस्लिम हैड बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिंदू कास्ट सिस्टम। मुस्लिम जो थे वो हिंदू कास्ट सिस्टम से इन्फ्लुएंस थे। नोबल सबसे टॉप मोस्ट थे और हाईएस्ट रैंकिंग क्लास थी। तो सुल्तान के बहुत सारे स्लेव्स थे और उनको हाई एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी। ओनली लॉयल और केपेबल वंस रोज टू सर्टेन रैंक, और उनमें से जो लॉयल रहते थे वो ही उनको रैंक कुछ आर्मी में दी जाती थी, अच्छी रैंक। अब जितने पीजेंट्स फार्मर्स थे, तो कॉमन पीपल थे, वो एक बहुत ही मिजरी लाइफ जीते थे एज टैक्सेस वर सर्टेनली, क्योंकि टैक्सेस की रेट बहुत ज्यादा थे और जो रिवेन्यू ऑफिशियल्स थे वो कॉन्स्टेंटली एक्सप्लॉइट कर रहे थे फ्रॉम दिस। तो देयर वर सर्टेन टैक्सेस थे जिसने उनकी लाइफ को, कॉमन मैन को मोर मिजरेबल बना दिया था। जैसे कि खराज टैक्स, लैंड टैक्स हो गया, घरी हाउस टैक्स हो गया, चरई कैटल टैक्स हो गया। तो वो इनफ थे टू डिप्राइव द कॉमन मैन ऑफ हिज लग्जरी। ये कॉमन मैन लग्जरी तो दूर की बात है, इतने टैक्स भरते भरते ही वो परेशान हो जाता था, he left with nothing in hand. So some sultans used to taxes to maintain their large armies. अब वो टैक्स क्या करते थे, उन लोगों से टैक्स लेकर वो अपनी आर्मीज मेंटेन करते थे, जिसकी वजह से जो प्राइसेस थे वो बढ़ते थे, और प्राइसेस बढ़ेंगे, लोगों को दिक्कत आएगी, तो रिबेलियंस भी बढ़ेंगी। अब डाउनफॉल ऑफ सल्तनत, फॉलोइंग कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सल्तनत रूल
एंड हुआ। बहुत सारे रूलर थे लाइक नसरुद्दीन महमूद, फिरोज तुगलक, वो स्ट्रांग नहीं थे, उन्होंने करप्ट करा। दे हैड करप्ट और बड़े अपॉर्चुनिस्ट नॉबल्स थे जो मैनिपुलेट करते थे उनको और धीरे धीरे करके उनको अनपॉपुलर किया। तो दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स। ठीक है, बहुत अलग अलग ग्रुप्स बनने लगे, टुकड़े होने लगे किंगडम के। तो क्लिक्स अमंग द नॉबल्स व्हिच डिवाइडेड देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द सुल्तान। तो जब ग्रुप्स में बंटने शुरू हो जाने लगे तो उनकी लॉयल्टी उनके टुवर्ड्स कम हो गई। इक्ता सिस्टम जो था वो उनको हेल्प करता था डिसेंट्रलाइज पावर ऑफ किंग की। जो सिस्टम है वो हेल्प कर रहा था तो उनकी किंग की पावर को और डिसेंट्रलाइज किया जाए। किंग की डिपेंडेंस नॉबल्स पे इंक्रीज हो गई क्योंकि वो इन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे थे, आर्मी कंटिजेंट। बहुत सारे ओकेजन्स पर वीक एम्पायर जो थे वो टारगेट बनते थे अटैक्स का, जो लॉन्च करते थे बाय फॉरेन इन्वेडर्स ईच एज द मंगोल्स। सुल्तान्स डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर whereby eldest son ने succeed करा अपने father को as a ruler and this led to a tragic war of succession हुआ and इसलिए empire weak हुआ। Glossary: Iktas are the piece of land. Naraj, Kanraj, tax on land. Dhari, tax on house, and Charai, tax on cattle. Quick review: various dynasties such as Mamluk, Khalji, Tughlaq, Sayyid, Lodi dynasty सबने रूल किया सल्तनत पीरियड में। अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रिफॉर्म्स ने हेल्प किया, रेगुलेट कमोडिटीज के कुछ प्राइस मेंटेन करे गए और एक लार्ज आर्मी को फंड दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक की एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स अनसक्सेसफुल हुए, उसको अनपॉपुलर किया। इब्राहिम लोदी डिफीट करा गया, बाबर ने डिफीट किया, पहली बैटल ऑफ पानीपत, और यहीं से मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। फॉर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की आसानी के लिए सल्तनत को डिवाइड किया गया इक्ताज में। नॉबल्स को इक्ताज दिए गए फॉर सर्विसेज टू सुल्तान के, वो लैंड उनको प्रोवाइड किया गया, फिर वो लैंड से दूसरों पे काम करा के लैंड से उसका टैक्स लेने लगे। और जो वीक रूलर थे, इन्वेजन बाय मंगोल्स उनको इन्फ्लुएंस करते थे, उनको हड़पने की कोशिश करते थे। कंट्रोल कम हो गया इक्ता सिस्टम का, वो कुछ फैक्टर्स थे जिससे कि डाउनफॉल हुआ, दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल। So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it again and complete the exercises. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.